सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स के लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था कंपनी के क्वार्टर 2 के प्री एनालिसिस के बारे में, साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह ग्रो किए हैं अभी तक पिछले कुछ 5 से 6 क्वार्टर में और आगे पॉसिबिलिटी क्या बनती है। देखो यार, किसी भी पेनी स्टॉक में जो 2 रुपए का है या फिर 15 से 10 रुपए के आसपास ट्रेड करता देखने को मिल रहा है, इस तरह के पेनी स्टॉक्स में हम क्या करते हैं, हम उसका प्राइस देख करके इन्वेस्ट करते हैं कि भैया इतने सस्ते में मिल रहा है, इसको 10 साल के लिए भी रखेंगे या फिर 1 साल के लिए भी रखेंगे तो क्या पता 10-50 गुना हो जाए। उस उम्मीद के अंदर एक इन्वेस्टर पेनी स्टॉक के अंदर चले जाता है, वहां पर इन्वेस्ट कर जाता है। लेकिन हमेशा पेनी स्टॉक्स के अंदर आपको यह चीज देखनी होती है कि कंपनी का जो बिजनेस आज है क्या वो फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए अपने रेवेन्यूज प्रॉफिट्स को अच्छा जनरेट करना पड़ता है, यानी कि ओवरऑल बिजनेस को ही ग्रोथ पर लेकर के जाना पड़ता है, बेंचमार्क्स लगाने पड़ते हैं एवरी क्वार्टर एटलीस्ट। और अगर इस तरह से कंपनी काम करते हैं तभी वो स्टॉक पेनी स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कहानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी यहां पर एग्जांपल लेंगे कुछ स्टॉक्स का, उसके बाद आगे चलेंगे। आप चाहो तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में उसके बाद शेयर कर सकते हो। VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपके पीसी ज्वेलर्स के क्वार्टर 2 का डाटा जो यहां पर आया है। कंपनी ने सितंबर 2025 की होल्डिंग शेयर कर दी है, जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग 40.08 से 37.61 की है, यानी कि जुलाई 1 से लेकर के सितंबर 30 के बीच में प्रमोटर ने लगभग कितनी 2.50% के आसपास की होल्डिंग जो है सेल करी है प्रमोटर ने। और यही होल्डिंग आपके एफआईआईज ने बड़े अच्छे तरीके से खरीदी भी है, लगभग 1.54% के आसपास आपके एफआईआईज ने एंट्री करी है। और डीआईआईज ने भी छोटी सी क्वांटिटी कितनी लगभग 0.80 के आसपास सेल करी है आपके डीआईआईज ने। वेरस पब्लिक ने भी यहां पर बाइंग करी आपके 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कितनी क्वांटिटीज, अराउंड 2% की क्वांटिटीज पब्लिक ने खरीदी है। तो एफआईआईज और पब्लिक बायर देखने को मिले हैं 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। अब ऐसे में चार्ट पैटर्न पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआईज की मेजर हमको ये देख रहे हैं कि एफआईआईज अगर बाइंग करी है तो क्या एफआईआईज ने सेलिंग भी करी होगी, क्योंकि डाटा जो है ना वो 30 सितंबर तक का हमारे पास है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर के आज की डेट में आपके एफआईआईज कहां स्टैंड कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। वेयरएज एफआईआईज तो आपको रेगुलर बायर देखने को मिले हैं, लगभग जून 2024 से एफआईआईज ने लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है पीसी ज्वेलर्स में। अब आते हैं चार्ट पे, ठीक है, ये है आपका चार्ट, आपको यहां पर नजर आ रहा है 1 जुलाई। 1 जुलाई को आप कहां पर थे, ठीक है, 1 जुलाई को थे आप लगभग 13 से लेकर के 13 से 12 की रेंज पर थे आप 1 जुलाई को, ठीक है। और 30 सितंबर को आप थे अराउंड 13 से लेकर के 14 की रेंज में, 13 से 14 की रेंज में थे आप 30 सितंबर को। अब आपको एक चीज पता है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज की जो बाइंग है, जो एफआईआईज की बाइंग है वो आई होगी अराउंड 12 रुपए से लेकर के अराउंड 19 से 20 रुपए के बीच में। 20 रुपए के आसपास का हाई लगाया था पीसी ज्वेलर्स ने, तो 20 से लेकर के आपके 12 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं एफआईआईज ने बाइंग करी है। एफआईआईज ने सेलिंग नहीं करी, क्योंकि अगर सेलिंग करी होती तो आपके पास सेल का डाटा आता। तो एफआईआईज ने खरीदारी जो करी वो इस पूरे टाइम फ्रेम के बीच में कहीं ना कहीं करी है और सेल नहीं किया है। सो अगर एफआईआईज ने 20 के पास एंट्री करी होगी तो अक्टूबर में अगर सेलिंग करी है एफआईआईज ने, जिसका डाटा भी नहीं आया है, तो ऐसे में एफआईआईज ने नुकसान में बेचा है, ठीक है। वेयरएज अगर एफआईआईज अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो क्या हमारे पास स्टिल एक पॉसिबिलिटी है वापस से रिकवरी करने की, ये समझना यहां पर जरूरी है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे 12 रुपए के नीचे आप आ गए हो, 11.90 का इंपॉर्टेंट बेस जो था वो तोड़ दिया है आपके पीसी ज्वेलर्स ने, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है, एक बार यहां पर आप देखोगे यहां पर भी 11.90 का बेस जो है कई बार स्टॉक ने तोड़ा है, लेकिन हैंगिंग बेस बना करके उसको वापस रिकवर भी किया है। तो कमिंग सेशन में आपकी नजर यही रहेगी कि 11.90 पर अगर वापस आता है तभी आप रिकवर कर पाओगे पीसी ज्वेलर्स में, लेकिन अगर नहीं आता तो आपकी ये गिरावट और एक्सटेंड होती देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11.90 आपका एक हैंगिंग बेस की तरह काम भी करता है, पहले भी किया है और इस बार भी यही पॉसिबिलिटी रहेगी
इसी चीज का वेट भी करेंगे इन्वेस्टर्स की वापस से यहां पर होल्ड कर पाता है या फिर नहीं पीसी ज्वेलर्स। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पीसी ज्वेलर्स इस समय 16.8 के MFI पे जो कि बुलिश है, 34.3 का RSI है। सो न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल से यही एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि MFI बुलिश होने की वजह से वापस एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करे। तो 1190 पर नजर रहेगी, वापस से लास्ट आने वाले सेशन के अंदर कर पाता है रिकवर, तभी इन्वेस्टर होल्ड करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्टर एग्जिट होते देखने को मिल सकता है लार्ज एंटिटीज के अंदर यहां पर पीसी ज्वेलर्स में। अब आते हैं कुछ एग्जांपल पर। आपने रतन इंडिया पावर का नाम तो सुना ही होगा, एक टाइम पर 2024 में ही बल्कि बहुत तगड़े रिटर्न स्टॉक ने दिया और फिर इसकी कहानी एकदम गुमनाम सी पड़ी है रतन इंडिया पावर की। आप में से काफी लोग रिक्वेस्ट भी करते हो रतन इंडिया पावर पर वीडियो दे दो, एक वीडियो दे दो। इस पर ऑलरेडी मैंने सारी चीजें डिस्कस करके रखी है, कंपनी के नंबर्स, कंपनी का अदर इनकम का डाटा, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स परसेंटेज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, होल्डिंग पैटर्न, सभी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगे रतन इंडिया पावर की, कि क्यों ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा रिटर्न दे करके इन्वेस्टर्स इसमें अट्रैक्ट हुए और स्टिल ये शेयर इन्वेस्टर को अब कुछ भी नहीं दे रहा। रतन इंडिया पावर एक ऐसा एग्जांपल आता है। छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं। SCPC लिमिटेड 2023 में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था हम लोगों ने SCPC पर और बढ़िया रिटर्न भी लिया था। लगभग 16 रुपए के आसपास का कंसोलिडेशन था, टारगेट रखा था अराउंड 22 का, 24 तक के रिटर्न भी दिया और फिर वापस इसकी कहानी गुमनाम रही। वही चीज कि लॉन्ग टर्म के लिए हमको किस कंपनी में बैठना चाहिए। अगला आता है रामा स्टील ट्यूब्स, 9.5 के आसपास अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024, लगभग आप 9.5 रुपए के आसपास, 9 रुपए 30 पैसे के आसपास रामा स्टील ट्यूब्स में प्रमोटर ने सेलिंग करी और वही सारा का सारा होल्डिंग आपके FIs ने खरीद लिया। अब जैसे ही FIs ने बाइंग करी, 9 रुपए 30 पैसे से ये शेयर चला जाता लगभग 16 रुपए पे, लेकिन कहानी फिर वही एक पेनी स्टॉक की तरह वापस उसी रेट पर आ गए रामा स्टील ट्यूब्स। तो क्या इन कंपनीज के जो है हालात कुछ इसी तरह से रहते हैं? जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि मार्केट में से बहुत पेनी स्टॉक्स हैं जो कि बढ़िया रिटर्न तो दे देते हैं, बट उनके रिजल्ट्स, फाइनेंशियल्स ऐसे ही हैं टेढ़े मेढ़े कि कभी तो बहुत अच्छे तो कभी तो बहुत ही बुरे, और प्रमोटर टाइम टू टाइम उनमें से एग्जिट करते चले जाते हैं और पब्लिक ही खरीद करके बैठ जाते हैं और पता चलता है एट द एंड प्रमोटर जीरो है, पब्लिक 90% 80% की होल्डिंग लेकर के आराम से शान से बैठी है। अब ऐसे तरीके से आप अगर हम काम करते हैं कि भैया कुछ नहीं देख रहे, हम सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि 2 रुपए का पास स्टॉक है, 10 रुपए 15 रुपए का स्टॉक है, आने वाले टाइम के अंदर 10-50 गुना हो जाएगा, तो भैया हम अपने आप को इन्वेस्टर नहीं कह सकते। ध्यान से सुनना, पीसी ज्वेलर इन सभी कंपनी से जो भी हमने एग्जांपल लिए, इन सभी कंपनी से कैसे डिफरेंट है या फिर कैसे अलग हो सकता है। किसी भी कंपनी को मल्टीबैगर बनने के लिए अपने नंबर्स पर फोकस करना पड़ता है, प्रमोटर को होल्डिंग पैटर्न पर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, ये दो चीजें मेजर आती है। तो अगर आपके नंबर्स कंपनी अच्छे देती चली आती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो यस ये फर्दर और रन देगा, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक 2 रुपए वाला शेयर एक 2 रुपए वाले शेयर जो ऑलरेडी 20 गुना रिटर्न दे चुका है, 2 रुपए का था 2024 के अंदर ही, बल्कि वहां से देखो लगभग 20 रुपए के आसपास गया एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर। तो एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी 20 गुना रिटर्न दे चुका है, हम उम्मीद करते हैं भैया जिंदगी भर भागता ही रहे क्योंकि मैंने अब इन्वेस्ट किया है। तो ये इतना आसान नहीं होता। लंबा रिटर्न दिया है, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन भी चल चुका है ऑलरेडी, थोड़ी बहुत गिरावट और दे देगा 8 रुपए तक, 9 रुपए तक, जो भी इसका चार्ट पैटर्न कहता है वहां पर अलाउ करेंगे FIs, DIs और आपकी प्रमोटर, तब जाकर के वापस ये स्टॉक रिटर्न देगा। अदरवाइज लंबा कंसोलिडेशन इतनी बड़ी तेजी के बाद बनना बहुत कॉमन सी चीज है मार्केट के अंदर। ठीक है, सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके कंपनी, कौन सी कंपनी मल्टीबैग रिटर्न देती है। सबसे पहले तो कंपनी को अच्छे नंबर्स देने चाहिए, जैसे कि आप जीना सीको लाइफ केयर नाम की एक कंपनी है, उसका स्टॉक भी 2000 लगभग 22 के अंदर कुछ पेनी स्टॉक पर ही था, 5, 6, 10, 15 रुपए के आसपास ही था। इतना छोटा स्टॉक था, उसने इतने तगड़े रिटर्न क्यों दिए? क्योंकि वो कंपनी ने हर क्वार्टर में तगड़े नंबर दिए हैं, हर फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्टेगनेंट रहा है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं फिर खरीद रहे हैं फिर बेच रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इस तरह की कंपनी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि अच्छे रिटर्न देती है कंपनी के ग्रोथ के साथ में। बट काफी कंपनीज ऐसी भी हैं
जो सिर्फ एक अच्छा रिटर्न दे जाती है, उसके बाद प्रमोटर एग्जिट करते हैं और कंपनी के ना ही नंबर्स वहां पर रिफ्लेक्ट होते हैं और इन्वेस्टर्स वहां पर बैठे ही रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसी कंपनीज 10-10 साल 5-5 साल के लिए स्टॉक को इसी तरह से चलाती रहती है एक ही लेवल पर, जैसे जीटीएल इंफ्रा। ऑल्दो इसकी कहानी एटलीस्ट एससीपीसी, रामा स्टील या पर आपके रतन इंडिया पावर से तो काफी अलग है जीटीएल की, क्योंकि वो कंपनी बिल्कुल क्या ही बताऊं, डाउन टू अर्थ है, इतनी डाउन टू अर्थ है कि जमीन में गड़ चुकी है वो कंपनी। ठीक है, वैसे ऐसी बहुत कंपनीज मार्केट में आपको ऐसी मिलेंगी, बट आपको हमेशा कंपनी के नंबर्स, फाइनेंशियल्स, प्रमोटर होल्डिंग डाटा पर फोकस रखना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। तो बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।